नमस्कार मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज के परिदृश्य में आजीविका के लिए इस बढ़ती हुई जनसंख्या में बहुत ज़्यादा मारामारी चल रही है। आज का युवक पढ़ लिखने के पश्चात दिग्भ्रमित रहता है कि हमें आजीविका के लिए कौन से साधन जुटाने चाहिए, सरकारी सर्विस की तैयारी करनी चाहिए या अपना कोई व्यवसाय करना चाहिए। सर्विस में भी हमें किस विभाग से जुड़े, किस विभाग को लेकर हमें तैयारी करनी चाहिए। यदि हम व्यापार करते हैं तो हमें किस वस्तु का व्यापार करना चाहिए। इन सारी समस्याओं से आज हम आप लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए एक वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम अपनी आजीविका के विषय में विचार किस प्रकार करें, तो और आजीविका को उन्नत बनाने के लिए, धनोपार्जन करने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। आज उन उपायों को भी इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये जो कुंडली आप देख रहे हैं, इस कुंडली के माध्यम से मैं आपको आजीविका के विषय में बता रहा हूँ। जो लोग भाई बंधु हमारे ज्योतिष में रुचि रखते हैं वो इस चीज को बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें और हो सके तो डायरी पेन लेकर आवश्यक बातों को नोट करते रहें। उनके जीवन में बहुत ही काम आएगा। जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो आजीविका के लिए हमें किस प्रकार से कुंडली का विचार करना चाहिए। सबसे पहले लग्न कुंडली, फिर चंद्र कुंडली, उसके बाद में सूर्य कुंडली। तीनों कुंडलियों पर विचार करना चाहिए और उस कुंडली को प्रधानता देनी चाहिए जो कि बलवान हो। यदि लग्न कुंडली बलवान है तो उसके आधार पर आजीविका को देखें। यदि चंद्र कुंडली बलवान है तो उसके आधार पर हम आजीविका को देखें। यदि सूर्य कुंडली मजबूत है तो उसके आधार पर हम आजीविका को देखें। इस कुंडली में लग्न जो है हमारी 13 अंश की है। 13 अंश 47 मिनट की लग्न है, जबकि सूर्य हमारा 6 अंश पे बैठा है, कमजोर है। चंद्रमा हमारा 28 अंश पे बैठा है, ये भी कमजोर है। तो अगर बात करें लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, तो तीनों में लग्न कुंडली सबसे ज्यादा बलवान है। तो इस जातक की आजीविका का विचार हम लग्न कुंडली से करेंगे। यदि लग्न 28-29 अंश की होती, चंद्रमा आपका 15 अंश का होता, तो हम चंद्र कुंडली के आधार पर आजीविका का विचार करते। तो यदि जो भी लग्न बलवान है, चाहे लग्न कुंडली का लग्न बलवान, चाहे लग्न कुंडली का लग्न बलवान है, चाहे चंद्र कुंडली का लग्न बलवान है, चाहे सूर्य कुंडली का लग्न बलवान है, जो भी बलवान लग्न है उसके आधार पर आजीविका का विचार करते हैं। तो इस कुंडली में लग्न कुंडली हमारी बलवान है। तो लग्न कुंडली से दशम भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जिस लग्न कुंडली को हमने बनाया है उससे दशम स्थान पर
कौन सी राशि बैठी है, कौन सा ग्रह बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि है, उस आधार पर हम आजीविका का विचार करते हैं। तो इस कुंडली में हम देख रहे हैं कि बुध जो है वो लग्न से दशम स्थान में बैठा है। तो स्वाभाविक है इस जातक की जो जीविका होगी वो लेखन कार्य से, अकाउंट के कार्य से, वकालत के कार्य से, यानी कॉमर्शियल क्षेत्र में इस जातक को बहुत अधिक सफलता मिलेगी। गणित का भी कारक है, बुध गणित का भी कारक है, तो बौद्धिक कार्य के द्वारा, लेखन कार्य के द्वारा यह व्यक्ति पर्याप्त धन अर्जित कर सकता है। यदि यहाँ पे सूर्य बैठा हो दशम स्थान में, तो ऐसा व्यक्ति सरकारी सर्विस के क्षेत्र में, प्रशासनिक सेवा में जाता है। चंद्रमा बैठा हो तो चिकित्सा के क्षेत्र में उसको अभूतपूर्व सफलता मिलती है। मंगल स्थित हो या मंगल की राशि स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति स्पोर्ट के क्षेत्र में, सेना, पुलिस इत्यादि फोर्स में नौकरी के लिए उसको अधिक अवसर मिलते हैं। बुध के विषय में बता चुके हैं, बात करते हैं गुरु की। गुरु यदि यहाँ पे बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर, शिक्षक, शोधकर्ता, लेखन से जुड़े कार्यों को करता है और विशेषकर उसकी आजीविका शिक्षण से जुड़ी रहती है। अगर यहीं पे शुक्र बैठा हो तो शुक्र भी ऐश्वर्य का कारक है। ऐसा व्यक्ति विशेषकर स्त्री से जुड़े, सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े व्यवसाय में उसको अभूतपूर्व सफलता मिलती है। शनि बैठा हो तो कोयला है, लकड़ी, भैंस पालन है इत्यादि के कार्यों से भी उसको सफलता मिलती है। यदि इस स्थान पर राहु बैठा है तो ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में, प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र में वो धनोपार्जन करता है। तो कुल मिला के दशम भाव में स्थित ग्रह और उसकी राशि के अनुसार ही व्यक्ति की आजीविका होती है। ध्यान ये रखना है कि लग्न जो बलवान हो उसी आधार पर फलादेश करना चाहिए। मित्रों, एक बहुत अच्छा फार्मूला मैं और आपको बता रहा हूं कि नवांश कुंडली को भी देखना अत्यंत आवश्यक है। लग्न कुंडली में दशम भाव का स्वामी नवांश कुंडली में जिस राशि पर बैठा हो उस राशि के स्वामी से जुड़े व्यवसाय में उसको सफलता मिलती है। उदाहरण के तौर पर यदि इस कुंडली में गुरु जो है दशम स्थान का स्वामी है, नवांश कुंडली में गुरु वृश्चिक राशि पे बैठा है, तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, तो मंगल से जुड़े कार्यों में, ठेकेदारी के कार्यों में, सेना, पुलिस, स्पोर्ट इत्यादि साहसिक कार्यों में भी उसको विशेष सफलता मिलती है। इन सबके बाद में एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है कि लाभ स्थान और धन स्थान। यदि लाभ स्थान पर अनुकूल शुभ ग्रह बैठे हैं, मित्र राशि पर बैठे हैं, स्वराशि पर बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को व्यवसाय और नौकरी में काफी पैसा मिलता है। यदि इसके विपरीत यदि एकादश भाव में शत्रु राशि पे
कोई ग्रह बैठा हो या एकादश का स्वामी छठे, आठवें या 12वें चला जाए, तो ऐसी स्थिति में परिश्रम के बाद में भी उसको पर्याप्त आय नहीं मिलती, यानी धनोपार्जन करने में उसको विशेष कठिनाइयां होती हैं। धन स्थान की बात कर लेते हैं। धन स्थान पर यदि शुभ ग्रह कोई बैठा हो, गुरु बैठा हो, बुध बैठा हो, शुक्र बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो, तो व्यक्ति धनवान होता है। यदि धन स्थान के स्वामी और लाभ स्थान के स्वामी में किसी भी प्रकार से राशि परिवर्तन हो, एक दूसरे को देख रहे हो, दृष्टि संबंध हो, एक दूसरे के मित्र हो, तो ऐसा व्यक्ति धनोपार्जन पर्याप्त मात्रा में करता है। इसके विपरीत अगर धन भाव में द्वादशेश बैठ जाए, अष्टमेश बैठ जाए, खष्ठेश बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धनोपार्जन करने में विशेष कठिनाइयां होती हैं। मैंने देखा है बहुत से लोग हैं, बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, अच्छी सर्विस में है, लेकिन कहते हैं जो भी पैसा पैदा होता है वो सब खर्च हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि 12वें भाव का स्वामी या छठे भाव का स्वामी किसी भी प्रकार से धन स्थान के स्वामी के साथ में संबंध बना ले, तो व्यक्ति को धनोपार्जन करने में, धन संग्रह करने में नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कि व्यवसाय या नौकरी, तो यदि आप सरकारी सर्विस में जाना चाहते हैं तो उसके लिए गुरु और शुक्र का कुंडली में मजबूत होना आवश्यक है। दशम भाव के स्वामी का सूर्य के साथ में किसी भी प्रकार का संबंध हो जाए, दशम स्थान पर सूर्य मंगल बैठे हों, दशम स्थान के स्वामी को गुरु बृहस्पति देख रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी सर्विस में विशेष सफलता मिलती है। इसके विपरीत यदि दशम स्थान का संबंध बुध, शुक्र, शनि, राहु या केतु से हो, सूर्य गुरु की स्थिति अच्छी ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को व्यवसाय में सफलता मिलती है, ऐसा व्यक्ति व्यवसायी होता है। यदि एकादश का स्वामी अगर कर्म स्थान में बैठ जाए, तो व्यक्ति जो भी व्यापार करता है उसको पर्याप्त मात्रा में पैसा मिलता है, धनोपार्जन करता है। तो अब बात करते हैं कि धनोपार्जन या आजीविका के क्षेत्र को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे सुदृढ़ बनाया जाए। तो यदि कोई ग्रह धन स्थान पर शत्रु राशि का है, क्रूरक है, तो ऐसे ग्रह का जप दान करना चाहिए। दशम स्थान के स्वामी को मजबूत करना चाहिए, कर्म स्थान के स्वामी को बलवान करना चाहिए। यदि सरकारी सर्विस में जाना है तो सूर्य को मजबूत करिए, सूर्य को प्रतिदिन अर्घ दीजिए, बृहस्पति का दान, जप, उपवास, व्रत आदि कर सकते हैं। सरकारी सर्विस में जाने के लिए, व्यवसाय को उन्नत बनाने के लिए दशम स्थान के स्वामी से जुड़े उपायों को हमें करना चाहिए। कल के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि दशम भाव में बैठा ग्रह या दशम भाव में स्थित राशि या दशम भाव पे दृष्टि डालने वाले ग्रह से जुड़े कौन से उपाय हैं जिनको करने से आजीविका के क्षेत्र में व्यक्ति को निरंतर सफलता मिलती है। तो कल के कार्यक्रम में आपको
इस विषय पर महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, जो उपाय हैं, वो हम कल आपको बताएंगे। यदि आपको मेरा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।